हेलो सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सभी विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई वो निरंतर जारी रख रहे होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से बनी हुई है। तो सभी को राम राम, गुड इवनिंग, सभी सत श्री अकाल, आदाब, सभी तरीके से मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी प्यारे विद्यार्थी। आप सभी ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। बहुत काम की जानकारी आपके लिए लेके आए हैं ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान सरोवर जिसका नाम ही ज्ञान सरोवर मतलब ज्ञान का तालाब, ज्ञान का सागर, ज्ञान सरोवर जो आपका यूट्यूब चैनल है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन है, तो नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा है कि ज्ञान का सरोवर है, तो यहाँ आपको खूब ज्ञान मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए विद्यार्थियों, पहले थोड़ी चर्चा करते हैं अपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो बुकें आ रही है। क्या धमाका रहा सेकंड ग्रेड एग्जाम में, कितने क्वेश्चन यहां से पूछे गए और क्या क्या आगे होने वाली चीजें हैं, ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन जो बुक आती है राजस्थान का भूगोल, क्या गजब का इसने सेकंड ग्रेड में लाजवाब प्रदर्शन किया है। ये आप जो पर्सन आए हैं और इस बुक का जो मैटर है उसमें आप मिला ले। यहाँ कोई झूठ या फरेब या कोई छल कपट कुछ नहीं है, जो सिंपल बातें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये बुक का मैटर बोलता है। बुक बोल रही है कि ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का जो सेकंड ग्रेड एग्जाम हुए और जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है, आने वाले एग्जाम जो भी आने वाले इन फ्यूचर जो भी एग्जाम है उसमें भी ऐसा दमदार प्रदर्शन रहेगा। सिर्फ भूगोल का ही नहीं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जितनी ही बुकें आएगी सब में बहुत शानदार कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर बात करें राजस्थान भूगोल की, ये आप बुक देख रहे हैं राजस्थान भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक निकलती है। और इसके जो लेखक है हमारे भंवरलाल कड़ेला सर है, जो वरिष्ठ अध्यापक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। पूरे जी जान लगाकर इन्होंने ये बुक लिखी है और क्या गजब की बुक लिखी है, क्या गजब का कंटेंट लिखा है इन्होंने जो अभी तक इस पुस्तक का अगर अपने रिकॉर्ड देखें तो ग्रुप ए का जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसमें 12 में से 12 यानी 100% रिजल्ट। अगर आपको ये छोटी सी बुक याद हो जाती है तो 12 के 12 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर जो आपको धरती से आसमान की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ग्रुप ए का पेपर हुआ था, 12 में से 12 प्रश्न यहां से देखने को मिले थे। ग्रुप बी का जो पेपर हुआ था उसमें 12 भूगोल के प्रश्न पूछे गए थे और 12 के 12 प्रश्न इस पुस्तक से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें ग्रुप सी का हुआ, उसमें 14 में से 13 क्वेश्चन, उसमें 14 में से मतलब 99% रिजल्ट। और उसके बाद अगर बात करें ग्रुप डी का जो पेपर हुआ उसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए और 11 के 11 इस पुस्तक में से आपको देखने को मिले थे। अगर मैं बात करूं टोटल जो 49% पूछे गए, टोटल जो 4 पेपर हुए जीके के, उसमें 49 क्वेश्चन आपके भूगोल के देखने को मिले थे, जिसमें से 48 क्वेश्चन आपके इस बुक से आपको देखने को मिले थे। तो ये बुक नहीं बोलती, बुक का मैटर बोलता है। बाजार में जो छोटी मोटी किताबें चलती है या बड़े बड़े पोथे चलते हैं उनसे तो कई बेटर है ये पुस्तक। और ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसने पूरे राजस्थान में क्या मचा दिया, धमाल मचा दिया। तो अगर आप भी फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर इस पुस्तक का अध्ययन करें, इस पुस्तक को लेके आए और इस पुस्तक से आप पढ़ें। निश्चित रूप से आपके भी आने वाले समय में जो भी एग्जाम होगा इस पुस्तक से आपको भी काफी फायदा मिलने वाला है। तो धन्यवाद भंवरलाल कड़ेला सर, जिन्होंने इतना अच्छा मैटर ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन को दिया। और सबसे ज्यादा अगर आप आभारी रहेंगे तो हमारे जो संपादक है PR ढाका साहब, ये इन्होंने राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक मुहिम छेड़ी है। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ने ऐप लेके आए हैं, ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल लेके आए हैं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन जो इनकी बुकें हैं, तो इनके गजब की पहल है PR ढाका साहब की। तो सभी विद्यार्थी PR ढाका सर है, उनके लिए एक बार कमेंट में आपको जो इच्छा हो ढाका साहब को बोलने के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। तो कमेंट में जरूर इनको थैंक यू बोले, क्योंकि इन्हीं के कारण आज ये हम सब खड़े हैं, ये बुक खड़ी है, बुक को लिखा गया है। तो अगर ये नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो सैल्यूट है ढाका सर को कि इन्होंने इतने अच्छा काम अपने राजस्थान के लिए कर रहे हैं। उसके बाद ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की जो बुक है राजस्थानी कला एवं संस्कृति, ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई है। और इस पुस्तक का भी प्रदर्शन अगर देखें, पहले तो इसके जो राइटर है हमारे लेक्चरर सर है रवि जी कुलरिया सर है, जो बहुत अच्छा बच्चों को बताते भी और बच्चों को खूब अच्छा मार्गदर्शन भी करते हैं। उनके द्वारा ये लिखी गई है। रवि कुलरिया जी सर है, अतुल जी पारिक है
और संपादक कौन है? PR ढाका सर। तो रवि जी से आप, मेरे को पता है कि आप सब रवि जी सर को जानते हैं। रवि जी कुलरिया जो कि वर्तमान में इतिहास से व्याख्याता के पद पर है और राजगढ़ चूरू से वो बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने भी क्या गजब का मैटर लिखा है। ये पुस्तक भी मेरे पास पहुंच चुकी है। मैंने भी इस पुस्तक को हालांकि पूरा तो नहीं देखा, लेकिन कुछ चीजें देखी है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा मैटर लगा ये। अगर बात करें तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2026 में जो अभी पेपर हुए थे, तो ग्रुप ए का जो पेपर पूछा गया था उसमें 9 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के थे और 9 के 9 क्वेश्चन आपको एज इट इज इस बुक से देखने को मिले थे। ग्रुप बी की बात करें तो 9 में से 8 क्वेश्चन आपके कला संस्कृति के प्रश्न इस पुस्तक से देखने को मिले और ग्रुप सी का जो पेपर हुआ उसमें 9 से 9 और ग्रुप डी में 12 में से 11, मतलब टोटल चारों पेपर में 39 क्वेश्चन पूछे गए और उसमें 37 क्वेश्चन आपके किसके थे? राजस्थान कला एवं संस्कृति के इस बुक से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप राजस्थान का कला संस्कृति का भी अच्छा से मैटर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस पुस्तक का जरूर अध्ययन करें। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी गई है, बहुत मेहनत की है सर ने। और एलडीसी का पेपर था, उसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 के 10 आपके इस कला संस्कृति के अंदर आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे। तो फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे जो लेखक है रवि जी कुलरिया सर, उनको भी हमारी तरफ से खूब नमस्कार, क्योंकि आदरणीय हैं और लेक्चरर की पोस्ट पे है, तो उनको भी खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी पुस्तक लिखी। विद्यार्थियों के हित में इन्होंने कम रेट में ये पुस्तक लिख के दी है और आपको भी ये पुस्तक निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। और अतुल कुमार पारिक जी का भी खूब सहयोग रहा है इसके अंदर, तो उनको भी खूब खूब साधुवाद। और PR ढाका साहब जो किसी चीज के मोहताज नहीं है और उनको आज धीरे धीरे इस राजस्थान का नाम में एक नाम और जुड़ने वाला है, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं PR ढाका साहब, तो इनको भी खूब खूब साधुवाद हमारी तरफ से। और मेरी तरफ से भी सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप आगे काम करते रहें और अपना प्रयास है वो जारी रखें। तो ये तो हो गई बुकों की बात। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपको एक सीधी और सटीक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर बताएं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप पढ़ सकते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इन पुस्तकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपको किसी टीचर की आवश्यकता नहीं, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो इन बुकों को आप निश्चित रूप से विश्वास करके आज इस पुस्तक का ऑर्डर कर दें। राजस्थान भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति, अगर आप पढ़ सकते हैं तो जरूर इन बुकों को बुलाएं, आप लेके आए और घर पे आप इनका सेल्फ स्टडी करें। जल्द ही महीने 1.5 महीने के अंदर हम इतिहास की भी आपकी किताब है वो लॉन्च करने वाले हैं, तो जब वो आ जाएगी तब तक आप इनमें से एक पुस्तक का जरूर पढ़ लें, उसके बाद इतिहास को भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये तो रही किताबों की बात। CET की भी किताबें निकल चुकी है, तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप जरूर इन पुस्तकों से अध्ययन करें। उसके बाद अगर बात करें अपने, अगर आपको लगता है कि सर हम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं लेकिन कुछ टॉपिक हमें परेशान करते हैं, कुछ टॉपिक हमें परेशान करते हैं, ये चीजें हमें समझ में नहीं आ रही, तब देखिए PR ढाका सर ने एक बच्चों की मुहिम के लिए ब्रह्मास्त्र नाम से बैच लॉन्च किया है। ब्रह्मास्त्र बैच का नाम है, जिसमें राजस्थान का जीके, पूरा जीके, चाहे वो भूगोल है, चाहे वो आपके इतिहास है, चाहे वो कला संस्कृति है, चाहे वो आपकी राजनीतिक विज्ञान है, राजस्थान जीके कंप्लीट एक आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। इस ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की तरफ से आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन आप ऐप डाउनलोड करें और वहां आप जब ऐप डाउनलोड करके अपने आप को इनरोल करेंगे तब वहां आपको लिखा मिलेगा ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से, उसको आप परचेज कर लें। और परचेज करने के बाद आपका जो, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जीरो से तैयारी करनी पड़ती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ टॉपिक देखने होते हैं। तो अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, तब आप इनमें से कोई टॉपिक है वो उठाकर आप आराम से उस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को शुरू से तैयारी करनी है, तब भी आप इसको टू द टॉपिक वीडियो से आप लेक्चर ले सकते हैं। तो राजस्थान जी के कंप्लीट बैच, देखिए मैं बार बार कहता हूं, बैच बाजार में खूब चल रहे हैं, खूब हर टीचर जो यूट्यूब पे पढ़ाता है वो अपना कोर्स लॉन्च करता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सभी लॉन्च करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स की क्या खास बात है? देखिए फायदे ये हैं कि आप इस कोर्स में जब एनरोल करेंगे, फायदे बता देता हूं, उसके बाद लेना ना लेना वो विद्यार्थियों के ऊपर होता है। मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता और नहीं मैं कर सकता हूं आपके साथ। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर इस चीज को गौर करें। देखिए बाजार में अगर आप कोर्स लेने जाओगे वो आपसे 400 500, बाजार में तो ये कंडीशन हो गई है, मार्केट इतना गिर चुका है कि 19 रुपए
₹25, ₹51, ₹100, ₹151 बैच खूब चलते हैं। लेकिन उन बैचों में कमियां क्या रहती है मैं आपको बता देता हूं। कमियां ये रहती है कि वो बैच न तो कभी समय पर कंप्लीट होते हैं, बीच में टीचर छोड़कर चले जाते हैं, टीचरों को पेमेंट नहीं मिलती, दे नहीं पाते, है ना। भाई जो ओनर है, जो इस बैच को रन कर रहा है, वो टीचरों से पढ़ाएगा, टीचरों को पैसे नहीं देता तो टीचर फिर इधर कभी इस कोचिंग में कभी उस कोचिंग में। तो ये एक वहां का कमी बता रहा हूँ। 51 जो ₹100 वाले, ये 151 वाले, 251 वाले चलते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरा, वहां पे आपको कभी कोई सा वीडियो अपलोड मिलेगा, कभी कोई सा, मतलब सीरियल वाइज आपको कुछ कोई चीजें नहीं मिलेगी। तीसरा, अगर बैच ले लोगे तो फिर आपको कहेंगे टेस्ट सीरीज लो, टेस्ट सीरीज के अलग रुपए लेंगे। इन सभी, मतलब ये जो कमियां, इन सभी को दूर करते हुए हम सभी के प्रयास से हमने ये बात कही है कि हम जो ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसमें बच्चों को डेली क्लासें मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासें मिलेगी, डेली क्लासें। जैसे आज ये रिकॉर्ड हो रही है, आज मैं क्लास लूंगा, डेली रिकॉर्ड होगी, डेली आपको क्लासें मिलेगी। अब इस बैच की खास बात क्या है, इस बैच की, हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, इस बैच की खास बात क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच की खास बात यह है कि हमने इस बैच के शुरू के जो 1000 विद्यार्थी होंगे, शुरू के कितने विद्यार्थी, 1000 जो स्टूडेंट है, 1000 स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए सर ने ₹200 ऑफ रखे हैं। मतलब आपको ₹800 के करीब करीब ये बैच मिल जाएगा। ये शुरू के 1000 विद्यार्थियों के लिए, ध्यान रखना। उसके बाद ये कोई इसकी प्राइस में कोई कमी नहीं होगी, ये विशेष तौर पे सर ने किया है। प्लस अब इस कोर्स की वैलिडिटी, बाजार में जब आप जाओगे, जब मार्केट आजकल कोर्सों का चल रहा है, कोई 6 महीने की देता है, कोई साल भर की देता है, कोई मान लो 2 साल की भी दे देता है, इससे ज्यादा आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। जबकि हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि विद्यार्थी, देखिए कई विद्यार्थी होते हैं 1 साल में लग जाते हैं। देखिए वो किस्मत की बात होती है कि विद्यार्थी 1 साल में लग जाते हैं, वो लग गया तो लग गया। अगर विद्यार्थी 1 साल में नहीं लगा तो फिर उसको दोबारा कोर्स खरीदना पड़ रहा है, दोबारा उसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं। कई विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनको 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं जॉब लगने में। हो सकता है उनकी कंडीशन खराब हो सकता है वो कोई परिस्थितियों में उलझा हो। लेकिन हमने ये ऐसा नहीं किया, हमने कहा विद्यार्थियों से वन टाइम पेमेंट लेंगे और 5 साल तक वैलिडिटी देंगे। कितने साल तक है? 5 साल तक आपको इस कोर्स की क्या मिलेगी? वैलिडिटी। तो वैलिडिटी ध्यान से सुन लेना, 5 साल है। आपको ₹800 में 5 साल पढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा मान के चलो ₹150 साल से भी आपसे नहीं ले रहे, ₹150 भी साल से नहीं ले रहे। 1 साल का ₹150 चार्ज है, जबकि 12 महीने होते हैं। तो आप 1 महीने के आप जोड़ लो कि ₹10 या ₹15 आप हमें महीने के दे रहे हो, बदले में आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। मूल पुस्तकों पर, मतलब जो एनसीईआरटी की, आरबीएसई की बुकें चलते हैं, उसके आधार पे हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। मार्केट में जो कोर्स बिक रहा है उसका आप कंटेंट देख लेना और इस ब्रह्मास्त्र का कंटेंट देख लेना। आपको दिन और रात का अंतर आएगा, 19-20 का भी नहीं, दिन और रात का अंतर मिलेगा। ये मैं आपको लिख के, दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, क्योंकि हम भी जानते हैं मार्केट कैसा है, कैसे वो पढ़ाते हैं, किस तरीके वो कौन सी चीजें उठा रहे हैं। तो मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी कोर्स की बुराई कर रहा हूं, लेकिन हम अपने कोर्स की विशेषता बता रहे हैं, ये हमारी कोर्स की विशेषता है। ठीक है, तो मूल कंटेंट मूल पुस्तकों पर आधारित, जिसमें आपको न तो 6ठी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, न 7वीं की, न 8वीं की, न 9वीं की, न 10वीं की, सारी किताबों का एनसीईआरटी का सारा। क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं सर एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी को शामिल किया गया है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को शामिल किया गया है। मैं बोलता हूं आरपी व्यास, विनीता परियार, है ना, नीरज जयसिंह नीरज की किताबें, मतलब आप सोच नहीं सकते उन चीजों से हमने कंटेंट उठा के नोट्स बनाए हैं। मैं खुद डेली इन चीजों पे मेहनत करता हूं, इन चीजों को बनाता हूं। तो देखिए ये इस कोर्स की विशेषता है। लेकिन देखिए टीचर बताए उससे अच्छा आप जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स की क्या विशेषता है, क्या चीजें। आपने कहीं पहले भी पढ़ा होगा, आप इस कोर्स से पढ़ोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि दिन और रात का अंतर है। हमने तो ये चीजें पढ़ी नहीं, ये तो हमें सर ने पढ़ाया ही नहीं, ये आप बोलने पे मजबूर हो जाओगे विद्यार्थियों, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। चलिए, तो इस कोर्स की ये खास बात है, राजस्थान जी के पूरा ब्रह्मास्त्र मिलेगा। कहने की 100 बातें, अपने को किसी के बुराई नहीं करनी, अपने तो अपने शांत रूप से पढ़ाते हैं, शांत रूप से काम करेंगे और आराम से काम करते हुए, विद्यार्थियों के हित में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें देखिए आपको राजस्थान जो भूगोल है, ये जो बैच है, इसका मैं बता देता हूं कि राजस्थान जो भूगोल, कौन सा? राजस्थान भूगोल। इसमें जो टॉपिक लगेगा राजस्थान भूगोल, वो राजस्थान भूगोल है, वो हमारे लोकेश जी सर के द्वारा करवाया जा रहा है। लोकेश जी सर है, वो आपको करवा रहे हैं।
राजस्थान भूगोल कौन करवा रहे हैं? लोकेश जी सर करवा रहे हैं। और करवा किससे रहे हैं? उसी पुस्तक पे जो कड़ेला सर जी ने लिखी है, उसी पुस्तक राजस्थान की भूगोल के आधार पर जो पुस्तक लिखी गई है, उसी के पुस्तक से आपको ये चीजें करवाई जा रही है। पुस्तक से कई बार चीजें समझ में नहीं आती, टीचर उसको आसान से समझा देता है, तो आप पुस्तक रखें और उस कोर्स से आप वीडियो लेक्चर सुनते रहें, आपकी चीजें वो कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो राजस्थान भूगोल सर के द्वारा करवाई जा रही है, लोकेश जी सर करवा रहे हैं। उसके बाद बात करें अपने कि राजस्थान का इतिहास। देखिए राजस्थान के इतिहास की बात करें, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति, ये दोनों आपको मेरे द्वारा यानी सुरेश सारस्वत के द्वारा आपको करवाई जाएगी। मैं आपको ये दोनों सब्जेक्ट करवाऊंगा और मैं इन सब्जेक्ट में ये मानता हूं कि अगर आपने मेरे से पढ़ लिया ना, अगर आपने मेरे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स बना के आपने तैयार कर लिए, उसके बाद चाहे आप 4th ग्रेड करें, चाहे 3rd ग्रेड करें, चाहे 2nd ग्रेड करें, चाहे 1st ग्रेड करें, चाहे RS करें, मैं ये मानता हूं कि इसके बाद कोई चीजें हैं वो नहीं छूटने वाली। वैसे तो जीके था है, लेकिन जो समग्र चीजें उनको मैंने बनाया, नोट्स के रूप में बनाया है और आपके सामने वो मेहनत आपके सामने लेके आ रहा हूं। तो इतिहास और कला संस्कृति मेरे द्वारा करवाई जा रही है। अब रही पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल के सर से बात चल रही है, जैसे ही वो डन कर देंगे आपके सामने पॉलिटिकल के भी सर आपके सामने लेके आ जाएंगे। तो अभी तक तो भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के टॉपिक चल रहे हैं, जल्द ही आपके सामने पॉलिटी की भी क्लासें शुरू करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को कला संस्कृति कमजोर है, मेरे को इतिहास में कमी है, या मेरे को भूगोल है, या मेरे को जीरो से तैयारी करनी है, तो आप इस बैच से जरूर ज्वाइन करें। 5 साल की वैलिडिटी के साथ आपको यह कोर्स मिलने वाला है और इस कोर्स में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। मैं बोल रहा हूं पैसा वसूल कंटेंट, जिसको अपने बोलते हैं ना पैसा वसूल फिल्म, उसी तरह ये पैसा वसूल बैच है। आपको पैसा, मैं ये कह सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आपने जो पैसे दिए हैं 800 रुपए दिए, अगर आपको लगता है कि मेरे को जो पैसे दिए हैं उसके अनुसार मेरे को चीजें नहीं मिल रही, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आपके 800 रुपए मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूं, ये मेरा आपसे वादा है। और एक टीचर यूट्यूब पे आके बोल रहा है तो मतलब समझ जाना उसके कंटेंट में दम है, और मैंने दम दिखाया है। मैंने सर को पीडीएफ भी भेजी थी इतिहास की, मेरे जो इतिहास के नोट्स है, जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तो सर को मैंने पीडीएफ भेजी थी। मैंने कहा सर इसका वीडियो बनाना, आप बच्चों को दिखाना, लाइन टू लाइन पर्सन बने। आरपीएससी 2nd ग्रेड जो ये पूछते हैं ना कि ये पर्सन कहां से आ गया, वो अपने नोट्स में है, और वही नोट्स आपको लिखाऊंगा, वही चीजें आपको समझाऊंगा, वही चीजें आप लिखोगे। और जब आरपीएससी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का एग्जाम होगा तब आप यही बोलोगे सर क्या कमाल है, आपके नोट्स होने तो कमाल कर दिए, ये बोलने पे मजबूर कर दूंगा आपको। तो ये एक टीचर होता है वो तभी बोल पाता है जब उसको अपने कंटेंट पर क्या हो, 100% विश्वास हो। तो मेरे को मेरे कंटेंट पे विश्वास है कि पर्सन आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो इतिहास हो, कला संस्कृति हो, भूगोल हो, आपकी चाहे राजनीति विज्ञान हो, सबका एक ही सॉल्यूशन है, ज्ञान सरोवर ऐप। ज्ञान सरोवर ऐप को डाउनलोड करें, अपने नंबर से एनरोल करें, उसके बाद कोर्स को परचेज करें और उसके बाद जुड़ जाएं आप हमारे साथ। 0 to हीरो बनाने की जिम्मेवारी हमारी है, आपको 0 to हीरो बना देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ब्रह्मास्त्र बैच की जानकारी है। 800 रुपए में आपको 5 साल की वैलिडिटी मिल रही है और धीरे धीरे पुस्तकें भी अपनी आएगी। तो पुस्तकों के माध्यम से अगर आप अध्ययन कर सकते हैं तो वहां से भी कर लें। और बाकी आपने ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की किताबों का प्रदर्शन तो देख ही लिया होगा, कोई इसमें मतलब वाह वैसे झूठी वाह नहीं है। हमने जो काम किया है उसी के आधार पे आपको हम बता रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम किताबों के अपने मैटर से हम लोगों को जवाब देंगे कि देखिए हमने जो किया बच्चों के लिए वो ये चीजें बच्चों के पर्सन आ रहे हैं। तो ये सारी बातें होगी अपनी आज की बेसिक तय, जो आपको मैंने समझाना था वो समझा दिया। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आज आपको एक टॉपिक करवाना है। अपने गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश कंप्लीट करने के बाद आज अपना एक टॉपिक चलेगा, कौन सा? राजस्थान का इतिहास में चौहान वंश। कौन सा टॉपिक चलेगा भाई? राजस्थान में जो चौहान वंश था उसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका मूल स्थान कौन सा था, इन सभी के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। तो आप अपने नोट्स वगैरह है वो साथ में लेके बैठें और नोट्सों को साथ साथ में बनाते रहें और उन चीजों को याद करने की कोशिश करें। देखिए पीपीटी मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपके एक फायदे के लिए बात बता रहा हूं।
फायदा इसी में है कि आप पीपीटी के भरोसे मत रहिए। पीपीटी में आपको दे रहा हूं, नो डाउट, मैं पीपीटी, मेरा काम है पीपीटी देना, लेकिन आप पीपीटी को निकालने के बजाय एक रजिस्टर में अपने नोट्स बनाने, अपने हाथों से लिखना शुरू करें और वो चीजें आपको बहुत जल्दी याद होगी। पीपीटी आप निकाल के ले आए, पीपीटी से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो क्या करोगे? तो इससे अच्छा है, मैं आपको एक बढ़िया राय देता हूं कि आप अपनी पीपीटी की बजाय नोट्सों को हाथ से लिखें। अपने को शालीनता से काम करना है। देखो विद्यार्थियों, मैं खुद बहुत मतलब शालीन व्यक्ति हूं, किसी से कोई कंट्रोवर्सी अपनी है नहीं, अपने काम करने, आराम से पढ़ते हैं, आराम से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की भलाई के लिए काम करते हैं। आपको छोटे भाई होने के नाते मैं आपको एक राय देना चाहता हूं, आपको अपनी तैयारी करनी है शालीनता से। किसी के साथ कोई हो हल्ला नहीं करना, किसी टीचर के साथ अपने बहस नहीं करनी कि सर हमारे तो वो ऐसा पढ़ा रहे, किसी को कुछ नहीं कहना। दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी वो होती है, आपको यहां से मम्मी मैं कोर्स में से पढ़ रहा हूं से लेकर मम्मी मैं आज अपनी नौकरी पे जा रहा हूं, यहां तक का आपको सफर तय करना है इस ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन ऐप के द्वारा। मैं वो बच्चे चाहता हूं जो आज डेडिकेट अपने नौकरी के प्रति, अपने जुनून के प्रति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति। तो ऐसे विद्यार्थी अगर हमसे जुड़ेंगे और हमारी चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें भी गर्व होगा कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी आगे जाके अपना नाम कमा रहे, अपने माता पिता का नाम कमा रहे। तो ऐसे विद्यार्थी अपने को शालीनता से, शांति से, मन को ठंडा रखते हुए आराम से पढ़ते जाना है, अपने को स्टेप बाय स्टेप निरंतर अपने को आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर अपने को एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी देखिए वैकेंसियों का दौर आएगा। कोई कहता है ना हमारा तो समय आएगा, हमारा तो समय आएगा। समय नहीं आएगा, अपना दौर ही आएगा। और दौर ऐसा आएगा कि एक साल के अंदर इतनी वैकेंसी आने वाली है ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा इसकी वैकेंसी आएगी, इसकी मैं कह रहा हूं एक साल रुक जाओ, एक साल के अंदर खूब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो जो अपना एक साल का टाइम है ना, उसमें आपको बड़ी धैर्यपूर्वक और बड़े शालीनता के साथ, बड़े अच्छे तल्लीनता के साथ पढ़ना है और इनका अध्ययन करना है। और आपने जो लक्ष्य लिया है उसको दिन रात दिमाग में रखते हुए, अपने माता पिता का चेहरा दिमाग में रखते हुए उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और कोई मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन आदमी की जो होती है वो खुद की आनी चाहिए। दूसरों के मोटिवेशन से 5 मिनट 10 मिनट आप मोटिवेट रहोगे, उसके बाद वही बात। तो जब तक आपको खुद को पता नहीं होगा ना मेरे को आगे जाके जीवन में ये करना है, मेरे को ये चीजें पानी है, वो मोटिवेशन आपके जीवन भर आगे साथ चलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आपको हो अल्लाह नहीं करना, आराम से पढ़ना है और आराम से अपना काम करना है। किसी के साथ कोई विवाद नहीं करना। जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसा आपको पढ़ते जाना और अपने आगे जिंदगी में आपका नाम, अपना और अपने माता पिता का नाम क्या करना है, रोशन करना है। तो चलिए आज अपने पढ़ते हैं चौहान राजवंश। तो अपने गुर्जर प्रतिहार राजवंश को अपने देखा था और उसके बाद अपने कौन सा शुरू करेंगे, चौहान वंश। तो आइए शुरुआत करते हैं चौहान वंश। टॉपिक क्या रहेगा, चौहान वंश। तो हेडिंग डालते हैं आज अपने चौहान वंश। चौहान राजवंश। टॉपिक का नाम क्या रहेगा, चौहान राजवंश। अब देखिए चौहानों की पहले उत्पत्ति। देखिए पहले चौहान शब्द है वो 4 शब्दों से मिलकर बना है। चौहान शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, 4। 4 कौन कौन से हैं, चाहेमान। शब्द क्या है, चाहेमान। चौहान किससे बना है भाई, चाहेमान। शब्द क्या है, चाहेमान। अब चाहेमान से आगे क्या बन गया, जाके चौहान बन गया। चाप, हरि, मान, नीति। चा का मतलब क्या अर्थ क्या है, चाप। चा का मतलब क्या है, चाप। चाप यानी ये जो चौहान थे ये धनुर्विद्या में क्या थे, बड़े प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको क्या बोला गया, चाप। है का हरि यानी देवी देवताओं की ये क्या करते थे, पूजा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, इसलिए हरि। मां से मान, लोगों को क्या करते थे, मान करते थे। और इनकी नीति, शासन चलाने की क्या थी, मतलब शासन चलाने की अच्छी नीतियां लेके आई, इसलिए इनको क्या बोला गया, नीति। तो चाहेमान शब्द से क्या बना, चौहान। तो ये ध्यान रखना चौहान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, चाहेमान शब्द से हुई है। चलिए आगे बात करते हैं अब इनकी उत्पत्ति के बारे में। चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें,
इनकी उत्पत्ति। चौहानों की उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के सिद्धांत भी अलग अलग है। किसी ने कोई सिद्धांत बताया, किसी ने कहा कि ये थे, कोई कहेगा सूर्यवंशी है, कोई कहेगा ये चंद्रवंशी है, कोई कहेगा ब्राह्मण है, कोई कहेगा राजपूत और कोई कहेगा विदेशी है। उत्पत्ति की बात करें तो एक एक उत्पत्ति आराम से देखेंगे अपने। अब देखिए उत्पत्ति की अगर बात करें अपने, तो पहले उत्पत्ति आई अग्निकुंड। पहले उत्पत्ति किसकी दी? अग्निकुंड की। मतलब चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई है? अग्निकुंड से। अब देखिए कहा यह जाता है कि जब धरती पर राक्षस प्रवृत्ति यानी जो क्रूर प्रवृत्ति के लोग आ गए, जो अपने नीति, जो अपने सामाजिक संस्कृतियों को नहीं मानते थे और लोगों के साथ अत्याचार करते थे, उनको उस समय राक्षस बोला जाता था। ऐसा नहीं कि राक्षस मतलब वो। तो इन्हीं राक्षसों को वध करने के लिए गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? एक यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? यज्ञ किया। और कहा जाता है कि उस यज्ञ से 4 जातियां निकली। उस यज्ञ से कितनी जातियां निकली? 4 जातियां निकली। प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। 4 जातियां निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। अब कहते हैं, अब ऐसा नहीं है कि यज्ञ में ओम वाह स्वाहा किया और जातियां निकल गई, ऐसा नहीं। यह माना जाता है कि उस समय हो सकता है गुरु वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया तो आसपास के 4 जो राजा थे, आसपास जिन्होंने शासन था, उनको बुलाया, जिसमें एक प्रतिहार था, एक परमार था, एक इधर चालुक्य था और एक चौहान था। इन 4 को बुलाया और कहा कि आप इस यज्ञ वेदिका से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और इन राक्षसों को क्या करें? वध करें। तो हो सकता है कि एक को पूर्व दिशा में खड़ा कर दिया, एक को पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। इस तरह 4 दिशाओं में इन राजाओं को खड़ा कर दिया और इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन राक्षस प्रवृत्ति लोगों को क्या किया? वध किया। तो ये सारी बातें अपने, यही कौन सा सिद्धांत कहलाया? अग्निकुल का या अग्निकुंड का सिद्धांत कहलाया। चलिए आगे बात करते हैं अपने। तो पहले इसमें बात करते हैं अग्निकुंड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है भाई? अग्निकुंड का सिद्धांत। अब आपको यह पता होना चाहिए अग्निकुंड का सिद्धांत दिया किसने। तो एक व्यक्ति हुए, पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और दरबारी थे, चंद्रप्रदाई। कौन थे भाई? चंद्रप्रदाई। तो अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रदाई ने। अग्निकुंड का सिद्धांत देने वाला कौन था? चंद्रप्रदाई। चंद्रप्रदाई ने एक किताब लिखी, पृथ्वीराज रासो। कौन सी किताब में दिया चंद्रप्रदाई ने? कौन सी किताब में दिया? पृथ्वीराज रासो में। कौन सी किताब में दिया? पृथ्वीराज रासो में चंद्रप्रदाई ने अग्निकुंड का सिद्धांत दिया। और इस किताब में कहा कि गुरु वशिष्ठ ने क्या किया? यज्ञ किया और उस यज्ञ से 4 जातियां निकली, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। गुर्जर प्रतिहारों के अंदर अपने देखा था कि अग्निकुंड के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार किससे उत्पन्न हुए थे? अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। तो अगर इसमें लिखें तो आपने लिख सकते हैं 4 योद्धा उत्पन्न हुए। 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कौन कौन हुए? प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। चालुक्य और चौहान, ये 4 लोग उत्पन्न हुए। 1 मिनट रुकना। हेलो, चलिए अपने बात कर रहे थे कि अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया? चंद्रप्रदाई ने, पृथ्वीराज रासो के अंदर। उसने कहा कि जब गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया तो 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये जो सिद्धांत दिया, ये किसने दिया? चंद्रप्रदाई ने। अब इसका समर्थन किसने किया?
अब इसका समर्थन भी करने वाले व्यक्ति होंगे, तो समर्थन किसने किया? समर्थन। तो भाई ये समर्थन का मतलब क्या होता है? समर्थन का मतलब होता है कि इस सिद्धांत के समर्थन में कौन है कि यह बात बिल्कुल सही है। तो इसका समर्थन किसने किया था? एक तो मोहनोत नैन्सी थे और एक कौन थे? सूर्यमल मिश्रण। तो समर्थन करने वाले दो और थे, मोहनोत नैन्सी और दूसरा कौन था? सूर्यमल मिश्रण। इन दो लोगों ने इसका क्या किया भाई? इन लोगों ने इनका क्या किया? समर्थन किया। भाई चंद्रोपाध्याय ने बिल्कुल सही बात बोली है। तो एक सिद्धांत अपने को यह पता चला कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। उसके बाद अगर बात करें अपने विदेशी की, विदेशी में आपको मैंने बता रखा है विदेशी किसने कहा था? तो विदेशी कहने वाले एक ही व्यक्ति थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कहा? विदेशी जाति से उत्पन्न। तो नंबर 2 पॉइंट लेते हैं अपने विदेशी जाति कि ये कौन थे? ये विदेश से आए हुए थे। तो दूसरा सिद्धांत कौन सा निकल के आया? विदेशी जाति से उत्पन्न। और विदेशी जाति से उत्पन्न का सिद्धांत किसने दिया? विदेशी जाति का सिद्धांत उत्पन्न देने वाला कौन था? कर्नल जेम्स टोड। व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने इनको क्या कहा भाई? विदेशी थे। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? विदेशी जाति से इनको बताया था, कर्नल जेम्स टोड। अब देखिए इसका समर्थन कौन करता है? इसका समर्थन करने वाले दो व्यक्ति थे, विलियम क्रुक और वी.ए. स्मिथ। कर्नल जेम्स टोड का समर्थन किसने किया? समर्थन करने वाले कौन थे? समर्थन करने वाला कौन था? वी.ए. स्मिथ। एक तो किसने किया भाई? बिल्कुल सही बात है। और एक था विलियम क्रुक। कौन था? विलियम क्रुक। ये दो व्यक्ति थे। अब देखो याद कैसे करोगे? विदेशी में नाम ही विदेश अंग्रेजों के आएंगे। कर्नल जेम्स टोड है, वी.ए. स्मिथ है, विलियम क्रुक है। तो विदेशी में नाम ही किसके आ रहे हैं? आपको ज्यादा लफड़ा मतलब दिमाग में कुछ झंझट नहीं पालना। जब विदेशी पूछे तो विदेशी अंग्रेज लोगों के नाम लेने हैं। कर्नल जेम्स टोड है, वी.ए. स्मिथ है, चाहे आपका विलियम क्रुक है। इन्होंने क्या कहा था कि ये आपके भारतीय नहीं थे, ये कोई विदेशी जाति से आए। विदेशी जातियों ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उनकी ये संतानें यहाँ पे रह गई और फिर ये क्या बन गए? यहाँ के राजा बन गए और इनको चौहान कहा जाने लगा। तो विदेशी जाति से किसने बताया आपको? कर्नल जेम्स टोड। और इसका समर्थन करने वाला कौन था आपका? एक तो वी.ए. स्मिथ था और एक विलियम क्रुक था। उसके बाद अगर बात करें सूर्यवंशी क्षत्रिय, जो सबसे ज्यादा चलता है वो कौन सा चलता है? सूर्यवंशी क्षत्रिय। जो सबसे ज्यादा प्रमाणिक है वो कौन सा था? कि ये क्या थे? आपके सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। क्या थे भाई? सूर्यवंशी क्षत्रिय। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने बताया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। सूर्यवंशी क्षत्रिय। देखो जो भगवान राम के वंशज थे उनको कहा गया सूर्यवंशी, और जो कृष्ण के वंशज थे वो क्या कहलाए? चंद्रवंशी। क्या कहलाए? चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो यही बात अपने को लिखनी है। सूर्यवंशी क्षत्रिय करने वाला कौन था? गौरी शंकर हीराचंद ओझा था, है ना। तो अपने सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और भी थे क्या? बिल्कुल, जयानक था। कौन था भाई? जयानक। पृथ्वीराज के दरबार में था ना जयानक, जिसने किताब कौन सी लिखी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी किताब लिखी भाई? पृथ्वीराज विजय। जयानक ने कौन सी किताब लिखी? पृथ्वीराज विजय। जय से जयानक। तो पृथ्वीराज विजय में जयानक ने भी ये क्या कहा कि ये सूर्यवंशी थे। उसके बाद अगर बात करें हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी। नेक्स्ट और कौन समर्थन करता है? नयन चंद्र सूरी। ये भी इनको सूर्यवंशी बताते हैं। नयन चंद्र सूरी। कौन सी किताब लिखी? हमीर महाकाव्य। किस किताब में? हमीर महाकाव्य में। कौन सी किताब में? हमीर महाकाव्य में इनको क्या बताया गया? सूर्यवंशी बताया। किसने? आपके नयन चंद्र सूरी ने। उसके बाद एक किताब है हमीर रासो। हमीर चौहान आएगा ना, हमीर रासो किसकी है? जोधराज की। तो एक बात करें अपने, किताब कौन सी है? जोधराज। जोधराज ने किताब कौन सी लिखी? जोधराज ने लिखी हमीर रासो। किस किताब में बताया? हमीर रासो में इनको क्या बताया भाई? हमीर रासो में क्या बताया? सूर्यवंशी। और एक कौन सी है? पद्मनाभ। पद्मनाभ ने कौन सी लिखी? कान्नड़ देव प्रबंध। पद्मनाभ ने कौन सी लिखी? कान्नड़
दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध में इनको क्या बताया गया, सूर्यवंशी बताया गया। उसके बाद अगर बात करें एक आपके सुरजन चरित्र, किताब का नाम क्या है, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। सुरजन चरित्र कौन सी है, सुरजन चरित्र किसकी है, चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने किताब लिखी कौन सी, सुरजन चरित्र। चंद्रशेखर ने कौन सी लिखी, सुरजन चरित्र। इसमें भी इनको क्या बताया गया, सूर्यवंशी। तो सबसे ज्यादा प्रमाणिक अगर माने कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक कौन सा मत है, तो आप बता सकते हैं सूर्यवंशी क्षत्रिय ये सर्वाधिक प्रमाणिक है, क्योंकि इसके प्रमाण देने वाले देखो गौरीशंकर हीराचंद हो जाए, जयानक है, नयन चंद्र सूर्य है, जोधराज है, पद्मनाभ है, चंद्रशेखर है ना। एक आपको बेदला अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, बेदला अभिलेख। और कौन सा अभिलेख कहता है, बेदला अभिलेख। एक कौन सा है, बेदला अभिलेख। इसमें भी क्या माना गया, इनको सूर्यवंशी माना गया। तो सबसे ज्यादा जो मत दिया है वो कौन सा दिया गया है, वेदला अभिलेख का दिया गया। एक मिनट, वेदला अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, वेदला अभिलेख। इनमें सभी को क्या माना गया, सूर्यवंशी क्षत्रिय। तो अब आपको यह ध्यान में रखना कि सर्वाधिक प्रमाणिक मान्यता कौन सी है, सूर्यवंशी क्षत्रिय की। उसके बाद अगर बात करें अपने ब्राह्मणवंशी, आगे बात करें ब्राह्मणवंशी की, तो ब्राह्मणवंशी, अब देखो इसको ब्राह्मणवंशी की बात करें, ब्राह्मणवंशी कौन सा मत है कि ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मणवंशी ये क्या थे, चौहान क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण बताने वाले कौन थे, तो ब्राह्मण बताने वाले दशरथ शर्मा। कौन सा शर्मा, दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा की पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेसिटी। कौन सी है, अर्ली चौहान डायनेसिटी। इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि ये चौहान क्या थे, ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण मत का प्रतिपादन किसने किया, आपके दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा के साथ गोपीनाथ शर्मा भी आएंगे। कौन आएंगे, गोपीनाथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा के साथ अगर बात करें तो दूसरा कौन सा आएगा, गोपीनाथ शर्मा। कौन आएगा, गोपीनाथ शर्मा। उसके बाद जान कवि, किसने, जान कवि ने, किस किताब में, कायम खां रासो। किताब का नाम क्या था, कायम खां रासो। इसमें भी क्या किया, प्रतिपादन किया कि ये क्या थे, ब्राह्मण थे। जान कवि ने कौन सी किताब में किया, कायम खां रासो में इनको क्या कहा कि भाई ये आपका, उसके बाद ब्राह्मण थे। उसके बाद एक अभिलेख आएगा, दो अभिलेख आएंगे वैसे तो, दो अभिलेख की बात करते हैं। ब्राह्मण वंशी के दो अभिलेख, सबसे बड़ा अभिलेख है कौन सा, बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख। ये इनको क्या मानता है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ये एग्जाम में कई बार आता है कि कौन सा अभिलेख चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताता है, कौन सा बताता है, आपका बिजोलिया अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, बिजोलिया अभिलेख है। उसके बाद अगर बात करें एक आपका चंद्रावती लेख, कौन सा लेख है, चंद्रावती लेख। तो एक लेख की बात करें बिजोलिया के साथ कौन सा है, चंद्रावती अभिलेख। चंद्रावती अभिलेख, ये इनको क्या बताते हैं भाई, ब्राह्मण। तो ये अपने मत देखें, अभी और भी मत है। पहले चार मत पढ़े कि अग्निकुंड, अब आपको समझते जाना है अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया, चंद्रवरदाई ने। कौन सी किताब में दिया, पृथ्वीराज रासो में। चार जातियां उत्पन्न हुई। विदेशी किसने बताया, कर्नल जेम्स टोड ने। विदेशी है तो विदेशी नाम आएंगे, वी एस स्मिथ है, विलियम क्रूक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, गौरीशंकर हीराचंद हो जाए, आपके जयानक है। उसके बाद आपके पद्मनाभ है, नयन चंद्र सूरी है, चंद्रशेखर है। इन्होंने सबने अपनी किताबों में इनको क्या बताया, सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया। उसके बाद ब्राह्मण कौन बताते हैं, दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेसिटी में, गोपीनाथ शर्मा है, जान कवि है, बिजोली अभिलेख और चंद्र आपका चंद्रावती अभिलेख इनको क्या बताता है, चौहान बताता है। चलिए आगे बात करते हैं अपने ये सारी बात कर ली है। उसके बाद अगर बात करें अपने, एक आता है हांसी शिलालेख। कौन सा अभिलेख है, हांसी शिलालेख, जो मध्य प्रदेश से मिला है। अचलेश्वर लेख इनको क्या बताता है, चंद्रवंशी। अब मैंने कहा एक तो क्या बताएगा, सूर्यवंशी। उसके बाद अगर आपको पूछे चंद्रवंशी, यहां नीचे एक टेबल और बना रहा हूं, मेरे इसमें बोर्ड के अंदर आई नहीं तो मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान रखना। तो इसके नीचे आप लिख ले चंद्रवंशी। चंद्रवंशी किसने बताया, चंद्रवंशी मतलब चंद्रवंशी बताने वाला कौन सा था, मतलब ये क्या थे, कृष्ण के वंशज थे। सूर्यवंशी तो किसने बताया,
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जबकि चंद्रवंशी कौन बताएगा, तो चंद्रवंशी हांसी शिलालेख और अचलेश्वर शिलालेख। कौन सा, हांसी शिलालेख। चंद्रवंशी किसने बताया, तो दो शिलालेख आएंगे, हांसी शिलालेख। कौन सा, हांसी शिलालेख। हांसी शिलालेख कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और एक आपका कौन सा पड़ेगा, अचलेश्वर, अचलेश्वर शिलालेख। ये दो शिलालेख इनको क्या बताएंगे, चंद्रवंशी बताएंगे। क्या बताएंगे भाई, चंद्रवंशी। तो हमने सूर्यवंशी भी पढ़ लिया, चंद्रवंशी भी पढ़ लिया, ब्राह्मण भी पढ़ लिया, आपके विदेशी भी पढ़ लिया, और आपके अग्निकुल से भी आपको पढ़ लिया। उसके बाद एक आएगा इंद्रवंशी। ये क्या थे, इंद्रवंशी। तो इंद्रवंशी का प्रतिपादन किसने किया, इंद्रवंशी। इंद्रवंशी किसने बताया, तो इंद्रवंशी बताने वाला कौन था, रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख। किस अभिलेख में कहा गया, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में इनको क्या बताया गया, इनको इंद्र का वंशज बताया गया। तो रायपाल का जो शिवाड़ी अभिलेख है उसमें इनको क्या बताया गया, आपको इंद्रवंशी बताया गया। तो ये मुख्यतः अपने उत्पत्ति के सिद्धांत देखे आपने देखा होगा कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या बताया, आपके चंद्रप्रदाय ने क्या बताया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या बताया, दशरथ शर्मा ने क्या बताया। तो टोटल अपने कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 मत निकल के आए। कितने मत निकल के आए, 6 मत निकल के आए। अब इसको अपने को आराम से देखना है। ये देखिए आपके 6 मत निकल के आए, जो मैंने आपको बताया कि अग्निकुंड का आया, विदेशी का आया, उसके बाद सूर्यवंशी आया, ब्राह्मण वंशी आया, उसके बाद अगर बात करें चंद्रवंशी आया और इंद्रवंशी आया। ये बात अपने किसकी की है, आपके चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात की है। चलिए आगे बात करते हैं, अपने आगे कुछ और बातें करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को आज चलिए। उसके बाद ये 4 अपने मत देख ली, ये क्या कर लिए अपने भाई, 4 मत का हमने प्रतिपादन किया। अब अपने को देखना है कि एक किताब है हमीर महाकाव्य। कौन सी किताब है, हमीर महाकाव्य में ये कहा गया है कि पुष्कर में, है ना, कि पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, कौन सा है, आपको पता है पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। उस पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस ब्रह्मा जी का जो कान का कुंडल है, उससे एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौहान। ये कौन सी किताब में कहा गया है, हमीर महाकाव्य में। तो अपने को लिखना है हमीर महाकाव्य में। समझ में आ गई क्या बात, कि हमीर महाकाव्य ये लिखता है कि जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, उनके कुंडल से एक व्यक्ति की उत्पत्ति हुई, जिसको हमने क्या कहा, चौहान का, है ना। तो यही बात अपने को लिखना है। हमीर महाकाव्य में लिखा है, हमीर महाकाव्य में लिखा है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी के कुंडल से, ब्रह्मा जी के कुंडल से एक वीर पुरुष चाहमान चौहान की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई। तो ये किस किताब में लिखा है, हमीर महाकाव्य में ऐसी बात है लिखी हुई आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि बिजोलिया शिलालेख में इनको क्या कहा गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। क्या कहा गया भाई, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। कौन से अभिलेख में कहा गया है, आपके बिजोलिया शिलालेख में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा प्रश्न बनता है, बिजोलिया अभिलेख से कई बार एग्जामिनर प्रश्न पूछ चुका है, तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद और क्या बात करते हैं, और बात करते हैं अपने कि जो जालोर का राजा था चाचिंग देव। कौन था भाई, चाचिंग देव। उसने, चाचिंग देव ने सुंदा पर्वत, जो आपके जालोर में सुंदा पर्वत है, उसमें एक लेख लिखाया। उस सुंदा पर्वत पर क्या लिखाया, एक लेख लिखाया। किसने, जालोर के चाचिंग देव ने। और उसने भी ये कहा चाहमान का संबंध किससे, वत्स से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो जालोर का राजा कौन हुआ, चाचिंग देव। और उसने सुंदा पर्वत पर एक मंदिर में लेख लिखवाया, जिसमें उसने ये कहा कि चाहमान है या चौहान है, उनका संबंध किससे, वत्स से रखा गया है। तो ये भी अपने को लिखना है कि जालोर के शासक, जालोर के चौहान राजा चाचिंग देव, जालोर के
राजा चाचिंग देव ने सुंडा पर्वत मंदिर पर एक लेख लगवाया जिसमें चौहानों का संबंध वत्स से बताया। तो चाचिंग देव भी कहता हमारा संबंध किससे है भाई, वत्स से है ना, ये बताता है। उसके बाद आपको पता है कि एक अपने बहुत अजमेर के शासक हुए, बहुत प्रसिद्ध शासक हुए जिन्होंने दिल्ली को जीता और शिवालिक लेख लिखाया, उनका नाम क्या था, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने हरिकेली नाटक लिखा, संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण का उन्होंने निर्माण करवाया। तो विग्रहराज चतुर्थ का जो पाठशाला थी संस्कृति कंठाभरण, वहां जब संस्कृति कंठाभरण का सरस्वती कंठाभरण का जो उत्खनन किया गया, तब वहां से विग्रहराज के क्या मिले, लेख मिले, जिनमें चौहान मूल पुरुष के बारे में 4 बात कही गई है। तो विग्रहराज के जो सरस्वती कंठाभरण या संस्कृत पाठशाला से क्या मिला है, लेख मिला है, जिसमें चौहानों की मूल पुरुष की क्या बताई गई है, 4 बातें बताई गई, वो भी अपने को लिखनी है। तो अपने को लिखना है अजमेर के सरस्वती पाठशाला के क्या नाम था, कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण परिसर से अभिलेख मिले हैं जिसमें चौहानों के मूल पुरुष की 4 बातें लिखी हुई है। क्या कहना चाहता है ये लाइन ये कहना चाहती है कि जब सरस्वती कंठाभरण का उत्खनन हुआ तो वहां से एक लेख मिला जिसमें चौहानों के मूल पुरुष की क्या बताई गई है, 4 बातें बताई गई है। तो पहली बात ये लिखी हुई है कि चौहानों का आदि पुरुष कौन था, चाहेमान था। तो 4 बातों में पहली बात लिखते हैं। पहली बात क्या लिखेंगे, पहली बात ये लिखेंगे चौहानों का आदि पुरुष चाहेमान था। कौन था भाई, चाहेमान था, कोई व्यक्ति था चाहेमान, और उसी से आगे जाके चौहान बने। तो इसमें यह लिखा है कि हमारा जो आदि पुरुष था यानी हमारा जो संस्थापक था वो कौन था भाई, चाहेमान था। क्या लिखी हुई पहली बात है, चौहानों का आदि पुरुष क्या था, चाहेमान था। उसके बाद दूसरी बात यह लिखी है कि चौहानों का जो आदि पुरुष था जो चाहेमान था उसकी उत्पत्ति मालव वंश से हुई है। कौन से वंश से हुई है, मालव वंश से हुई है। मतलब चाहेमान जो व्यक्ति था उसकी उत्पत्ति कौन से वंश से हुई है, मालव वंश से उत्पन्न हुई है। तो दूसरी बात क्या लिखी हुई है, चौहानों के मूल पुरुष की उत्पत्ति मालव वंश से हुई है, मालव वंश से हुई है। तो ये बात भी कहां लिखी हुई है, इस सरस्वती कंठाभरण जो अभिलेख है उसमें यह बात जानकारी मिलती है कि चौहानों के मूल पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई है, मालव वंश से हुई है। उसके बाद तीसरी बात यह लिखी हुई है कि चौहानों का जो मूल पुरुष था, चौहानों के मूल पुरुष आदि पुरुष, मूल पुरुष बोल दो या आदि पुरुष बोल दो, वो सूर्यवंशी, भगवान राम जो सूर्यवंशी थे, भगवान राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। सूर्यवंश के कौन से वंश से उत्पन्न हुई है, इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुई है। तो तीसरी अगर बात करें तो अपने ये लिख सकते हैं चौहानों का आदि पुरुष सूर्यवंश के इच्छुक वंश से उत्पन्न हुआ। तीसरी बात क्या लिख सकते हैं, चौहानों के मूल पुरुष
चौहानों के मूल पुरुष सूर्यवंशी, सूर्यवंशी के इक्ष्वाकु, कौन सा वंश है? इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुआ। तीसरी बात ये लिखी है। मैं आपको एक बात बताना भूल गया। देखो विद्यार्थियों, किताबों में जो आप जब ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक लोगे, उसमें हो सकता है कि टीचर सब कुछ नहीं समाहित कर सकता, बुक में सब कुछ लिखना इम्पॉसिबल होता है। तो जहां पे भी अगर इतिहास की और कला संस्कृति की बात करें, तो जहां पर भी कोई चीजें छूट चुकी है, सर ने भूलवंश या कोई चीजें मान लो कि होता है कि छूट जाती है, तो वो चीजें सारी की सारी आपको कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करवाई जाएगी। मान लो जैसे कोई दुर्ग है, दुर्ग से कोई इक्का दुक्का बातें छूट गई होगी, तो जब यहाँ कोर्स करवाने का मतलब है, ब्रह्मास्त्र का मतलब है कि कोई भी चीज नहीं छूटनी चाहिए। इतिहास और कला संस्कृति की जिम्मेदारी मेरी तरफ से कि कोई भी बात आपकी बुक के अंदर नहीं होगी, वो आपको यहाँ टू द पॉइंट मिल जाएगी। आप क्या करना, अगर आप बुक ला रखी है आपने, तो उस बुक के अंदर या तो ऐड कर लेना या कोई अलग से नोट्स बना लेना जिसमें आप नोट कर लेना, या मेरे हिसाब से बुक के अंदर एक कोई पेज वगैरह चिपका के उसके अंदर वो चीजें नोट कर सकते हो, या बुक के अंदर आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप कर लेना। अगर बुक आपने मंगा रखी है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको बीच शुरू में बताना भूल गया कि जो बुकों में चीजें छूटी है या छूटेगी, तो वो चीजें आपको कोर्स के माध्यम से करवा दी जाएगी। तो तीन बातें अपने लिखी कि चौहानों का आदि पुरुष चाहमान था, चौहानों का मूल पुरुष की उत्पत्ति मालवंशी हुई, और चौहान वंश का जो सूर्यवंश के इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुआ। ठीक है ना। उसके बाद चौथी बात क्या लिखी है कि चौहानों का आदि पुरुष था ना, चौहानों का आदि पुरुष वो भगवान राम के एक बेटे थे दो, लव और कुश। तो जो कुश था, कुश का जो वंश था, उससे ये उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? भगवान राम के पुत्र कुश के वंश से ये क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है। तो चौथी बात यही है, कुल वंश के में उत्पन्न हुआ। चौहानों का मूल पुरुष, या इसको आदि पुरुष भी बोल सकते हैं, या आदि पुरुष भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आदि पुरुष भगवान राम के पुत्र कुश के वंश से उत्पन्न हुआ। क्या हुआ भाई? भगवान राम के पुत्र कुश से क्या हुआ? कुश के वंश में क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। तो ये चार बातें आपको कहां मिलेगी? सरस्वती कंठाभरण का जो विद्यालय है वहां आपको ये लेख मिलेगा, उसमें ये चारों बातें लिखी हुई है। चलिए अब बात करते हैं इनकी मूल स्थान। चौहानों का क्या था मूल स्थान, पहले इसको उतार लें, उसके बाद मूल स्थानों पे चलते हैं। चौहानों के मूल स्थानों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं। इसको उतार लें, उसके बाद मूल स्थान के बाद बात करते हैं। उतार लिया, चलें आगे। चौहानों का मूल स्थान, चौहानों का मूल स्थान। देखिए ये आपके लिए डेमो रहेगी, एक और वीडियो आपके लिए डेमो ला रहे हैं हम यूट्यूब पे, ये फ्री है, आप देख सकते हैं इसमें क्या मैटर है, क्या चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, क्या आपने ये चीजें पहले पढ़ रखी है। तो ये सब चीजें हम आपको डेमो दे रहे हैं ताकि विद्यार्थी कोर्स लेने से पहले उन कोर्स को देखे कि इस कोर्स की क्या विशेषता है। तो ये यूट्यूब पे आपको ये वीडियो बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो चौहानों के मूल स्थान की बात करें तो आपको पता है चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? शाकंभरी। जहां शाकंभरी के अंदर वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में क्या रखता है? चौहानों वंश की क्या डालता है? नींव डालता है। तो इसी को अपने बात करते हैं चौहानों का मूल स्थान। चौहानों के मूल स्थान की अगर बात करें तो सपात लक्ष या शाकंभरी के चौहान। पहले कौन सा आएगा? सपात लक्ष या शाकंभरी के चौहान। इनका जो मतलब जड़, चौहानों की जड़ थी ना, मतलब जो एक पेड़ खड़ा होता है उसकी अलग अलग शाखाएं निकलती है, लेकिन जड़ एक स्थान से निकलती है। तो इनकी जड़ कौन सी थी? सपात लक्ष या शाकंभरी के चौहान।
सपादलक्ष बोल सकते हैं, शाकंभरी बोल सकते हैं, सांबर के चौहान बोल सकते हैं, सांबर के चौहान। जो मूल जड़ थी वो कौन सी थी? सपादलक्ष या शाकंभरी के चौहान। और इस मूल जड़ की नींव कौन डालता है? वासुदेव चौहान 551 ईस्वी में ये नींव डालता है। तो ये मूलतः अगर बात करें तो ये शाकंभरी के सांबर के थे, है ना। तो अगर अपने बात करें तो इसको सपादलक्ष या शाकंभरी के शासन की अगर बात करें तो मूल पुरुष आदि पुरुष, है ना, संस्थापक कौन था? तो इसकी बात करें मूल पुरुष आदि पुरुष या संस्थापक की बात करें तो वासुदेव चौहान। कौन था भाई? मूल पुरुष। इसी को अपने क्या बोल सकते हैं? आदि पुरुष। क्या बोल सकते हैं? आदि पुरुष। इसी को क्या बोल सकते हैं? संस्थापक। यानी सांबर में चौहानों की नींव डालने वाला कौन था? वासुदेव चौहान। कौन था भाई? संस्थापक। वासुदेव चौहान। कौन था? वासुदेव चौहान। कब डाली? 551 ईस्वी में। नींव कब डाली? 551 ईस्वी में। ये क्या करता है? वासुदेव क्या करता है? नींव डालता है। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि इनका मूल स्थान कौन सा था? तो शाकंभरी या आपके सांबर के चौहान थे। प्रमुख क्षेत्र इनका ये था। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर बात करें, ये शाखा बटी दो भागों में, आगे जाके बात करेंगे। एक तो नाडोल के चौहान हुए और एक कहां के हुए? आपके अजमेर के चौहान हुए। फिर नाडोल के चौहान है वो जालोर चला जाएगा, ये आपके अजमेर वाले आपके रणथंभौर चले जाएंगे। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब युद्ध हारेगा तो उसका बेटा होगा गोविंदराज, वो कहां चला जाएगा? रणथंभौर। फिर शाखाएं आगे से आगे टूटती जाएगी। तो चलिए इसी को अपने आगे बढ़ते हैं। तो यहां से इस सांबर के चौहानों से कितनी शाखाएं निकली? दो। एक तो नाडौल के चौहान कहलाए और एक आपके कौन से कहलाए? एक आपके कौन से कहलाए? अजमेर के चौहान, जो अजय राज के समय। तो नाडौल के चौहान, तो यहां से निकले दो। फिर अगर मैं यहां से अपने ये ले लिया, उसके बाद यहां देखना, इस सपादलक्ष से कितनी शाखाएं निकली? दो शाखाएं। कितनी शाखाएं निकली? दो। एक तो कौन सी निकली? नाडोल, नाडोल के चौहान। कौन से चौहान हुए? नाडोल के चौहान। और एक कौन से हुए? अजमेर के चौहान। देखते जाइए इनकी शाखाओं का, यहां से कई बार प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। ये कौन सी शाखा हुई? नाडोल के चौहान। नाडोल के चौहान। देखो ना ना नया आ रहा है ना, तो नाडोल का चौहान कब हुआ? 960। नाडोल 960 ईस्वी में। नाडोल कौन रे? अरे नाडोल लक्ष्मण, नाडोल लक्ष्मण। तो इसकी नींव किसने डाली थी? नाडोल में लक्ष्मण चौहान ने। किसने डाली थी? लक्ष्मण चौहान ने। तो नाडोल का कौन हुआ? संस्थापक लक्ष्मण चौहान। तो संस्थापक इसका लिख लें, लक्ष्मण चौहान। नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था भाई? संस्थापक था लक्ष्मण चौहान। एग्जाम में कई बार आते हैं ये कि संस्थापक से ध्यान रखना, संस्थापक से कई बार प्रश्न पूछे हुए। नाडोल का कौन था? जालोर का कौन था? आपके अजमेर का कौन था? रणथंभौर का कौन था? तो एक शाखा कहां निकली? आपके नाडोल निकली। और एक शाखा कहां निकली? अजमेर। तो एक शाखा कहां निकली? आपके अजमेर के चौहान। एक शाखा कौन सी निकली? 1113 में, आपको पता है अजय राज ने, है ना, अजमेर के चौहान। ये कौन से चौहान थे? एक शाखा कहां चली गई? अजमेर के चौहान। एक शाखा कहां चली गई? अजमेर के चौहान। देखिए अगर सबसे पुरानी शाखा बात करें तो कौन सी आपकी? चौहानों की शाकंभरी या सपादलक्ष थी। उसके बाद इसके बाद जो सबसे पुरानी संस्था थी, वो शाखा थी, वो कौन सी? नाडोल। उसके बाद नंबर किसका आएगा? अजमेर का। उसके बाद नंबर किसका आएगा? अजमेर का। क्योंकि अजमेर के चौहानों की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। कब हुई थी? 1113 ईस्वी में।
1113। 1113 ईस्वी में क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगर बात करें, इसका संस्थापक कौन था, अजय राज। कौन था भाई, अजय राज। संस्थापक कौन था, संस्थापक था अजमेर के चौहानों का संस्थापक कौन था, अजय राज था। कौन था, अजय राज चौहान। तो ध्यान रखना। अब देखिए, अजमेर से बाद में एक कहां चली जाएगी, रणथंभौर। कहां चली जाएगी, रणथंभौर चली जाएगी। नाडोल से एक शाखा कहां चली जाएगी, जालोर। कहां चली जाएगी, जालोर। जालोर आ जाएगा, सिवाना आ जाएगा, बूंदी के चौहान आ जाएंगे। तो नाडोल फिर अलग अलग भागों में बन जाती है, जालोर, सिवाना और बूंदी। चलिए, नाडोल शाखा को आगे जाके बांटते हैं अपने। नाडोल आगे जाके कितने भागों में बन जाएगी, 3 भागों में। नाडोल कितने भागों में बन जाएगी, नाडोल शाखा आगे जाके 3 भागों में बन जाएगी। अगर बात करें, एक जालोर, सिवाना और बूंदी के चौहान। देखो, जालोर वाले आगे कहां चले गए थे, सिवाना। तो जालोर और सिवाना क्या, तो एक ही बात है। जालोर और सिवाना वाले एक ही बात है। तो जालोर, सिवाना और बूंदी, तो एक तो कौन से आ जाएंगे, दिख रहा है क्या, एक सेकंड देखना, ठीक है, कट तो नहीं रहा। जालोर एक तो कौन सा आ जाएगा, जालोर के चौहान। कौन से आ जाएंगे, जालोर के चौहान। एक कौन से आ जाएंगे, सिवाना। जालोर, जालोर दुर्ग की कुंजी कौन सी थी, सिवाना। तो सिवाना के चौहान, सिवाना के चौहान। और एक कौन से आ जाएंगे आपके, बूंदी के चौहान। एक शाखा कौन सी हो जाएगी, बूंदी के चौहान। कौन से आ जाएंगे, बूंदी के चौहान। अब इनके संस्थापक कौन थे, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। जालोर का कौन था, सिवाना का कौन था, बूंदी का कौन था। तो जालोर का संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल। कौन था भाई, कीर्तिपाल। तो जालोर, कित्तू एक महान राजा था, हमने बात करते हैं, कित्तू एक महान राजा था। तो जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था भाई, कीर्तिपाल चौहान। संस्थापक कौन था, कीर्तिपाल चौहान। संस्थापक की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान ने क्या रखी थी, कीर्तिपाल चौहान ने क्या रखी थी, नींव। जबकि बूंदी के चौहानों का संस्थापक कौन था, देवा। बूंदी के चौहानों का संस्थापक कौन था, इसका कौन था संस्थापक, देवा। संस्थापक कौन था भाई, देवा। बूंदी के चौहानों का संस्थापक कौन था, देवा। कौन था, देवा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। जालोर, जालोर से फिर आपको पता है, जालोर और सिवाना वाले तो एक ही थे। जालोर और सिवाना वाले क्या थे, आपके एक ही थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बूंदी का कौन था भाई, देवा था। कौन था, देवा। 1200 आपके 1241 के आसपास ये क्या रखता है, नींव रखता है। कौन, देवा। चलें आगे, चलेंगे आगे, चलिए। तो इसका अगर आपको काल देखना है तो 1181 ईस्वी में नींव डाली, और इसने 1241 में, कब नींव डाली, 1241 ईस्वी में। फिर एक शाखा ये आपके कहां चली जाएगी, शिरोई भी चली जाएगी, लुम्बा देवड़ा। शिरोई में किसने नींव डाली, लुम्बा देवड़ा ने। फिर एक शाखा कहां चली जाएगी आपकी, आपके शिरोई में। और बूंदी से एक शाखा अलग कौन सी हो जाएगी, कोटा। कौन सी हो जाएगी, कोटा। तो एक शाखा आपकी कहां से आगे, जालोर से कहां आई, शिरोई। एक शाखा कहां आएगी, शिरोई में। तो यहां से एक शाखा निकली, जालोर से एक शाखा निकली, कौन सी निकली, जालोर से एक निकली आपके शिरोई। जालोर से एक निकली, वो कौन सी थी, शिरोई के चौहान। शिरोई के चौहान। कौन से हुए, शिरोई के चौहान। कौन थे भाई, शिरोई के चौहान। और बूंदी से एक शाखा निकली, वो कौन सी थी आपकी, कोटा के चौहान। बूंदी से एक शाखा निकली, वो कौन सी थी, कोटा के चौहान। बूंदी से शाखा कौन सी निकली, कोटा के चौहान। बूंदी, कोटा आप सुनते ही हो, अपने आगे जाके पढ़ेंगे इन चौहानों के बारे में भी। तो यहां से कौन से चौहान हो जाएंगे, कोटा के चौहान।
कोटा के चौहान। तो ये प्रमुख है शाखा थी। अब समझना आप कि सबसे बड़ी शाखा कौन सी थी, सपातलक्स। सपातलक्स से दो शाखाएं निकली, नाडोल और अजमेर। नाडोल से फिर तीन शाखाएं निकली, जालोर, शिवाना, बूंदी। जालोर से एक निकली कौन सी, सिरोही के चौहान। कौन सी निकली, सिरोही के चौहान, है ना। और एक कौन से निकले आपके आपके कौन से निकली, कोटा के चौहान। अब देखिए सिरोही का चौहान का संस्थापक कौन था, तो सिरोही में कौन सा था, लुम्बा देवड़ा। इसका संस्थापक कौन था, लुम्बा देवड़ा। तो संस्थापक कौन था, लुम्बा देवड़ा। सिरोही का संस्थापक कौन था, लुम्बा देवड़ा। संस्थापक, इसकी स्थापना करने वाला कौन था, लुम्बा देवड़ा। कौन था भाई, लुम्बा देवड़ा। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को याद कर लोगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। कौन था, लुम्बा देवड़ा। 1311 के करीब करीब ये सिरोही में क्या करता है, आपकी नींव डालता है। तो लुम्बा देवड़ा। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा इसको। संस्थापक लुम्बा देवड़ा। कौन था, लुम्बा देवड़ा। 1311 में, वो 1113 है, ये 1311 है। अजमेर का उल्टा कर देना, सिरोही याद करना है तो अजमेर का उल्टा कर देना, आपको पता चल जाएगा। और एक कौन से वे, आपके कोटा के चौहान, हाड़ा चौहान जिनको आप बोलते हो। कौन थे, हाड़ा चौहान। बस इसमें इतना ध्यान रखना, ये जो कोटा वाले चौहान क्या कहलाए, हाड़ा चौहान। क्या कहलाए, क्योंकि हाड़ा हाड़ौती प्रदेश था, तो ये क्या कहलाए भाई, हाड़ा चौहान। उसके बाद अपने नीचे आते हैं, अजमेर से एक शाखा निकली। अजमेर से जो शाखा निकली, कहां से, अजमेर से। इस अजमेर से एक शाखा निकलती है, उसको आपको पता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी क्या, जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1192 में तराइन का युद्ध हार जाता है, तब महमूद गोरी, है ना, महमूद गोरी की अधीनता स्वीकार कौन कर लेता है, उसका पुत्र गोविंदराज। और गोविंदराज को कहां भेज देता है, ये रणथंभौर। तो वहां पे रणथंभौर में आपके जो चौहानों की नींव डालने वाला कौन था, गोविंदराज था, जो आपका किसका बेटा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, बेटा था। तो रणथंभौर का चौहान कौन था, गोविंदराज। एक शाखा निकली, कौन सी थी, रणथंभौर के चौहान। अजमेर से एक शाखा कौन सी निकली, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था भाई, संस्थापक कौन था, गोविंदराज। संस्थापक कौन था इसका, गोविंदराज। संस्थापक, संस्थापक कौन था, गोविंदराज, गोविंदराज चौहान। कौन था, गोविंदराज चौहान, जो किसका बेटा था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या था, बेटा था। लगभग 1192 में युद्ध हारता है पृथ्वीराज चौहान, और स्थापना करता है कब, 1194 ईस्वी में। कब डालता है नींव, 1194 में। तो आज हमने जो बात की है वो चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात की है, उनके मूल स्थानों के बारे में बात की है। कल इनके क्रम में एक एक राजा देखेंगे, शाकंभरी के चौहान देखेंगे, उसके बाद अपने अजमेर के चौहान देखेंगे, उसके बाद नाडोल चलेंगे, और उसके बाद रणथंभौर। मुख्यतः अपने को चार ही पढ़ने, अजमेर के चौहान, उसके बाद आपके रणथंभौर के चौहान, और एक कौन से पढ़ने हैं, अपने जालोर के चौहान। शाकंभरी वाले इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको पढ़ाऊंगा मैं सारा। आपको बूंदी के भी चौहान पढ़ाऊंगा, कोटा के भी चौहान पढ़ाऊंगा, सारे चौहान, सिरोही के भी चौहान पढ़ाऊंगा, सारे चौहान पढ़ाऊंगा कंप्लीट। चौहान मतलब कोई भी वंश पीछे नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं है कि खाली अपने रणथंभौर के कर लिए, अमीर के, अपने जालोर के कर लिए, और अपने अजमेर के कर लिए। ज्यादातर कोर्सों में यही होता है, आपको चौहान पूरा मिलता ही नहीं है। चौहान सिर्फ 3 करा के छोड़ देते हैं, और उनमें भी एक एक राजा, जालोर का एक करवा देंगे, रणथंभौर का एक करवा देंगे। मैं जालोर के जितने भी राजा हुए सबको कंप्लीट करवाऊंगा, रणथंभौर को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, अजमेर के कंप्लीट करवाऊंगा, सांबर के चौहानों को कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद अपने कोटा चलेंगे, सिरोही चलेंगे, बूंदी चलेंगे, सभी चौहानों को अपने क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चाहे अपने को समय लगेगा, लेकिन करेंगे एक एक चीज पूरी कंप्लीट, डिटेल वाइज करेंगे, ताकि आपको कोई भी कहीं से भी कैसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मैं पढ़ के गया ही नहीं। तो पूरा डिटेल के साथ पढ़ना है तो आप आज ही हमारे कोर्स से जुड़े। ब्रह्मास्त्र बैच, ज्ञान सरोवर जो ऐप है उसको डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से,
और जुड़ जाएं हमारे साथ और पाइए अपने सफलता का जो आपने तय किया है उसके साथ हमारे साथ जुड़े, और हम आपके लिए पूरी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं, आपको अपनी सफलता तक पहुंचाने के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार नमस्कार, राम राम, शब्बा खैर, है ना, अपने सत श्री अकाल, सभी तरीके से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आप अपना यूं ही मेरे लिए सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें, प्यारे प्यारे कमेंट आप अपने जो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। आपके यूट्यूब पे आपको ये क्लास मिल रही है तो कैसी लगी आपकी क्लास, और इसका रिव्यू जरूर दें, और अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल आप हमें बताएं। अगर कोई आपको लगता है कि ये वीक पॉइंट है तो उसके बारे में बताइए, ताकि हम उस चीज के ऊपर भी काम कर सकें, उसको भी अपने सुधार कर सकें। ऐप के अंदर आपको वीडियो के साथ जो ये लिखा हुआ है उसकी पीपीटी भी आपको वीडियो के नीचे साथ में मिलेगी। तो सुविधाएं सभी है, बस आपका जुड़ना बाकी है, आप जुड़ें और हमारे साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।